वक्त तुम्हें जिंदा रखे आलियान, बहारें तुम पर फिदा हो जाएं, वो तुमसे जुदा होने पर नाला रहें। किस्मत का कलम अगर तुम्हारे लिए कोई दुख लिखने का इरादा रखता है तो मैं सर को सजदे में झुकाती हूँ और दुआ करती हूँ कि ऐसा करने से पहले किस्मत की याददाश्त खो जाए और वो तुम्हारे नाम दुख लिखना भूल जाए। जो दरवाज़ा खुलता है वो बंद भी हो जाता है। तुम पर कभी बंद दरवाज़ों पर दस्तक देने की नौबत ना आए। रहमतों के दरवाजे तुम पर खुलें और उन्हें कभी बंद होने का हुक्म न मिले और तुम्हारी जान में आब हयात हलूल कर जाए। पूरे चांद के आसमान और चंदमन सितारों से सजी रात में वो खिड़की के पास खड़ी अपने हाथ से बनाए कार्ड पर लिखती गई उन दुआओं को ज़ेरे लब दोहरा रही थी। बार बार वो इनमें मजीद दुआओं का इजाफा कर रही थी। बेसुकूनी के साए अंधे और बहरे हो जाएं, तुम तक आने के लिए उन्हें कोई राह दिखाई और सुझाई न दे। वो खिड़की में काफी देर से खड़ी थी। हर आहट पर उसे लगता था बस वो आ गया है, जबकि 12 बजने में काफी वक्त था और वो वक्त से 10 मिनट पहले आ गया था। बैग को पुश्त पर लटकाए, उसमें छोटा सा केक छुपाए और फिर बादाम का मुन्ना सा केक काट लिया गया तो वो वापस जाने लगा। अमरहा अपनी खिड़की में ही खड़ी थी। न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि वो एक बार तो जरूर उसके कमरे की खिड़की की तरफ देखेगा, लेकिन जैसे खामोशी से आया था वैसे ही खामोशी से जा रहा था। वो जा रहा था, उसकी चाल में शिकस्त खोर्दगी इतनी नुमाया हो गई कि अमरहा का दिल फूट फूट कर रोने को चाहा। जो जुगनू उसके गिर्द गोल गोल घूमते नजर आए थे वो उसके कदमों तले मुर्दा होने लगे। वो टमटमा कर बुझ रहे थे। अमरहा का जी चाहा कि भाग कर जाए और उन मुर्दा जुगनुओं को फूंके मार मार कर उसके गिर्द गोल गोल घूमने पर मजबूर कर दे, वरना इल्तिजा ही कर ले, वरना आवाज देकर उसे रोक ले और कहे कि बादाम का केक मुझे भी चाहिए, जरूर ही चाहिए, मुझे दे दो आलियान। लेकिन उसने आवाज नहीं दी और उसे केक भी नहीं मिला। अभी वो नजरों से ओझल नहीं हुआ था कि उसने मुड़कर उस खिड़की की तरफ देखा जिससे वो एक बार कूदा था। अमरहा ने देखा कि उसने गर्दन को मोड़कर देखा। हाँ, उसने देखा और फिर फौरन ही गर्दन घुमा ली, जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। अपने पीछे अंधेरे को छोड़ते वो चला गया। अमरहा खिड़की में ही खड़ी रह गई। ये मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अमरहा ने खुद से छुपकर सरगोशी की। मैं इससे कभी माफी हासिल नहीं कर सकूंगी। अपने गालों को उसने खिड़की की चौखट के साथ टिका दिया। अब मुझे इससे खौफ आता है और ये एक खौफनाक जज्बा है। किस्मत के अंधेरे जंगल में सरसराहट हुई। दुआएं उनसे हो कर गुजरी। अमरहा ने अल्लाह को उसी शिद्दत से याद किया जिस शिद्दत से उसके गुम हो जाने के बाद किया था। उसने दुआ की थी कि वह गुम हो चुके आलियान को वापस ले आए और अब भी उसने यही दुआ की, गुम हो चुका आलियान वापस आ जाए। ऐ खुदा। ये अगली रात का किस्सा है। वो अपने जॉब से वापस आ रही थी, बस स्टॉप की तरफ पैदल। आज फिर से उसने कहा का 10,000 पाउंड से ज्यादा का बिल बना दिया था, जबकि उसके जूते की कीमत कुछ कम 100 पाउंड थी। सुबह उसने उठकर सफेद कार्ड पर नीले पीले सुर्ख सितारे चिपका दिए थे। फिर शटलकॉक के लॉन में से एक पीला फूल तोड़कर एहतियात से बैग में रख लिया था। ज्यादा फूल वो लेकर नहीं जा सकती थी। जल्दी जल्दी करते भी जब वो सुबह उसके डिपार्टमेंट तक गई तो वो क्लास में जा चुका था। हालात पहले जैसे नहीं थे कि वो उसकी क्लास में जाकर कहती कि मेरी बात सुन लो, और उसे अपनी क्लासेस भी लेनी थी। आलियान को लेक्चर मिस नहीं करता था। उसकी आखिरी क्लास के वक्त से जरा पहले वो उसके डिपार्टमेंट आ गई। वो वीरा और चंद दूसरे दोस्त एक साथ बाहर निकले। आलियान के हाथ में चंद कार्ड्स थे और उसके क्रॉस बैग में से फूल छांक रहे थे। अमरहा ने आलियान के अकेला होने का इंतजार किया। उसे कार का भी डर था कि वो कहीं करीब जवार में ही ना हो। आलियान को अपनी साइकिल की तरफ जाना था। उसकी सालगिरह का दिन था, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। इससे ज्यादा तो वो अमरहा की सालगिरह के दिन मुस्कुरा रहा था। वीरा आलियान के साथ ही थी। वीरा को भी अपनी साइकिल लेनी थी, लेकिन
ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی، وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی۔ امرا ذرا دور خود کو چھپا کر کھڑی تھی، کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ ویرا نے آج اتنی خوبصورت گلابی پھول والی فراک کیوں پہن رکھی تھی؟ گلابی ہی جوتے اور لمبے بالوں کو اس نے آج کس کے محنت سے سنوارا تھا۔ امرا آج اس کے سائیکل پر نہیں آئی تھی، جیسا کہ اب اکثر وہ یونی بس میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح ویرا کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور تھی، آج اس خوبصورتی کو چیلنج کرتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ آلیہ نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی۔ کتنا برا منظر تھا یہ، مانچسٹر میں دیکھا جانے والا سب سے برا منظر، مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر۔ یونیورسٹی کے در و دیوار سے آکاش بیلیں لپٹ گئیں، آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل میں بدل گیا۔ چرچ کے گھنٹے کی ٹن ٹن نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ پیلا پھول بیگ میں رکھے رکھے اپنی موت آپ مر گیا۔ سفید کار پر چپکے ستارے جھڑنے لگے۔ ثابت ہوا وقت انسان کا فرما بردار نہیں ہے۔ اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی۔ امرا چونکی، وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی۔ وہ اتنی سست روی اور معلق سی حالت میں چلتی رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت نے اسے پتلی سڑک کے اندر گھسیٹا۔ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ہی ماسک کے منہ کو چھپائے اس انسان نے گرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ کلیچ کی آواز کے ساتھ ایک تیزدھار چاقو نکلا اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا۔ سارے جہاں کا خوف امرا کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس نے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا جن کی پتلیاں بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ امرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ یہ کارل ہوگا، اسے ڈرا رہا ہوگا۔ ماسک مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امرا کے پیر پر دے مارا۔ تکلیف سے امرا بلبلا اٹھی۔ اگر اس نے جوکرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھر جاتی۔ پیٹ کے بل امرا سڑک پر بیٹھتی چلی گئی اور جیسے ہی وہ جھکی اس نے پورا زور لگا کر امرا کو ٹانگ ماری۔ اس بار امرا سڑک پر گر گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خوف سے امرا چلائی۔ وہ نیچے اس کے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھا، اس کے نوک کو اندر کرنے لگا۔ چاقو امرا کی کھال سے چھوا، اندر گھسا۔ خوف سے امرا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کرتے۔ بتایا تو ہے تمہاری کھال۔ چاقو کو اس نے گھمایا۔ امرا نے سارا خوف بلائے طاق رکھ کر چیخ مار دی اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امرا کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور امرا اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس نے بیگ میں سے فون نکالنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں اس بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ وہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول سکی۔ وہ بند گلی کے آخری کنارے کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اگر اب تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ خدایا! اے اللہ! امرا نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امرا کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا۔ ٹارچ والا گلی کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف امرا تھی۔ خوف اور تکلیف سے امرا کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا! کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ وہ امرا کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امرا نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امرا نے خوف سے ہی اسے بھی دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو۔ پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔
अमराहा हाथ से पसीना साफ करने लगी और उसकी सांसें काबू में ही नहीं आ रही थी। इस तरफ साथ ही मेरा स्टोर है। मैं कूड़ादान में कूड़ा डालने आया तो मुझे हेल्प की आवाज आई। तुम मेरे स्टोर में चल कर बैठ सकती हो, आओ मेरे साथ, मैं पुलिस को भी फोन करता हूँ। नहीं पुलिस रहने दें, क्या आप मुझे टैक्सी में बिठा सकते हैं? रुको लड़की, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम गैर मुल्की हो, तुम्हारे साथ मैनचेस्टर में ये सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हम खुद अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आओ मेरे साथ। वो नीम बूढ़ा आदमी आगे चलने लगा। अमराह को नाचार उसके साथ जाना पड़ा। थोड़े ही फासले पर उसका स्टोर था। कोने से ऊपर उसके दाएं बाजू में काफी तकलीफ थी। वो जगह खून से गीली हो रही थी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, उसे मेरा बैग चाहिए था बस। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। अमराह ने सारा वाकया बता दिया। आप पहचानती हैं उसे? पुलिसमैन पूछ रहा था। वो मास्क में था। आवाज? नहीं जानती उसे, आवाज भी नहीं। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं? अक्सर स्टूडेंट ऐसे मजाक करते हैं। नहीं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो नहीं लगता था। उसे मेरा बैग चाहिए था। क्या उसने मांगा था या छीना था? मांगा था, मैंने नहीं दिया तो मुझे गिरा दिया उसने। उसके हाथ में चाकू देखकर भी आपने उसे देने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ 20 पाउंड थे। आपको डर नहीं लगा? बौखलाहट में मैंने इनकार कर दिया। सब एकदम से हुआ। पुलिस की गाड़ी ही उसे घर छोड़ गई। घर आकर उसने बाजू का हाल देखा। गहरे रंगों की वजह से खून नजर नहीं आया था। फर्स्ट एड बॉक्स किचन से लाकर उसने बहुत मुश्किल से बाएं हाथ से दाएं हाथ की पट्टी की। फर्स्ट एड बॉक्स में कोई एंटीबायोटिक नहीं थी और उसे बाजू पर काफी तकलीफ हो रही थी। गर्म दूध में हल्दी डालकर उसने पी ली और कमरे में गुमसुम बैठ गई, खामोश, बिल्कुल चुप। मैं एक बहादुर लड़की हूँ। बहुत देर खामोश रहने के बाद उसने खुद से कहा, मेरे बाजू में तकलीफ है लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैं खौफजदा हूँ लेकिन मैं अपने खौफ पर काबू पा लूंगी। ये अमल का रद्द अमल है। मैं इसे अपनी हिकमत अमली से बदल दूंगी। मैं इसे ठीक कर लूंगी। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं अकेली हूँ और अकेला होने का मतलब ये नहीं कि बुज़दिल या कमजोर बन जाया जाए। वीरा सुबह के करीब घर वापस आई थी। आलियान के क्लास फेलोज और हॉलमेट्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था। वीरा वहीं थी रात भर। रूसी धुन पर सीटी बजाती जब वीरा अपने कमरे में चली गई तो अमराह ने उठकर अपने बैग में से कार्ड्स निकालकर अलमारी में रखे बॉक्स में रखा। फूल तो उसने मसल कर ऑक्सफोर्ड रोड पर ही फेंक दिया था। अगर वो फूल आलियान को दे भी देती तो क्या वो ले लेता तो चलते चलते कहीं भी फेंक देता। वो तो रात भर मजे से पार्टी करता रहा था। अमराह भी मैनचेस्टर में मौजूद है, वो ये भूल चुका था। कभी तो वो उसकी दोस्त रही थी, उस कभी के लिए ही वो उसे पार्टी में बुला लेता। अमराह शू स्टोर पर सारा वक्त उस पार्टी के बारे में सोचती रही थी। घिसी हुई 3 जीन्स के पैंटों में से कोई एक उसने पहनी होगी, शायद हल्के मीठे मीठे नीले रंग की, और यूनिफॉर्म की तरह जाने जाने वाली कई बार इस्तेमाल की जाने वाली चंद गिनी मखसूस टी शर्ट्स में से कोई एक, शायद काली, जिसकी पुष्प पर मोटे तनावर दरख्त की सिर्फ जड़ें सुरमई रंग में फैली पड़ी थी और जो आलियान को पसंद थी, या शायद नीली पर सफेद, वही सफेद जिसकी फ्रंट पर सर्च मी लिखा था। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ढूंढ लिया जाए तुम में से? जिन्हें कुछ ढूंढना होगा वो क्या क्यों तो नहीं पूछेंगे ना, वो तो बस कर गुजरेंगे। क्या कर गुजरेंगे? वो खामोशी से इसे देखता रहा। तुम नहीं समझोगी। और वो नहीं समझती थी। ठीक कहा था उसने। उसके पास घिसे हुए और पुराने कपड़े ही थे। ये मैंने 4 साल पहले ली थी, ये 3 साल पहले। ये जूते जर्मनी, फ्रांस, यूनान तक जा चुके हैं। अभी भी देख लो कैसे नए हैं और मजबूत थी। उनके साथ मजीद 3-4 टूर्स किए जा सकते हैं। तुम काफी कंजूस हो। पुरानी शर्ट्स को तुम खुद तराश खराश लेते हो या जोजो को दे देते हो और वो फ्रांस की कदीम और जदीद तजरीदी आर्ट तुम्हारी शर्ट्स पर बना देती है।
मुझे तो उसकी बनाई अलामतों से बगावत की बू आती है। बागी ही है वो। उसके तजरीदी आर्ट से बनी शर्ट्स को जब मैं पहनता हूँ तो उसे बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं, इसीलिए तो वो इतनी अमीर है। मैं तो उसका चलता फिरता मॉडल हूँ। और मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ अमरहा, सिर्फ फजूल खर्च नहीं हूँ। मेरे इस क्रॉस बैग को देखो, ये बताओ ये कितना पुराना है? कम से कम 10 साल पुराना, अमरहा ने चिढ़कर कहा। नहीं, ये यूनिक के पहले दिन से मेरे साथ है। चंद एक बार फट चुका है, लेकिन मैं इसे सिलाई कर लेता हूँ, धो भी लेता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, फैशन मॉडल नहीं जो नित नए कपड़ों को पहनकर ही यूनिवर्सिटी आ सकता है। ये बैग, ये जूते और कपड़े सिर्फ इस्तेमाल की चीजें हैं। इन्हें चीजें ही रहने देना चाहिए, जुनून नहीं बना लेना चाहिए। इंसानी तरक्की का राज इनमें है, ना ही ये इस तरक्की के रजाकार हैं। इनके लिए पागल होना पागलपन है। एक साल में तुम कितनी खरीदारी करते हो? बहुत कम जरूरत पड़ती है। मामा मॉर्गन शार्लेट क्रिसमस पर गिफ्ट दे देती हैं। कुछ दोस्त जो मोटे हो जाते हैं या जिनकी वार्डरोब में मजीद गुंजाइश नहीं रहती कपड़े जूते रखने की, वो कम कीमत पर नीलामी कर देते हैं। मैं और कार्ल वो ले लेते हैं, वो भी अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो तुम अपने पैसों का करते क्या हो? अमरहा को हैरत थी। मामा मेहर के बेटे की ये हालत थी और वो जॉब भी तो करता था। वेल, ये एक राज है। वैसे तुम्हारे पापा क्या बहुत अमीर हैं? तुम कितने नए अंदाज के कपड़े बदलती हो। यूनी के पहले दिन जो तुमने लिबास पहना था वो मैंने दोबारा नहीं देखा। वो गर्मियों के लिए था, गर्मी आएगी तो इस्तेमाल करूंगी। अमरहा झूठ बोल रही थी। अपना वो सूट वो एनोन को दे चुकी थी, क्योंकि अमरहा को अचानक से वो बुरा लगने लगा था। अपनी तरफ से इतनी किफायत करने के बाद भी वो हर महीने अपने स्टोर से कम कीमत के 2 जोड़े जूते जरूर ले लेती थी। काफी सारी जीन्स ले चुकी थी, टॉप भी, गर्म कोट्स, जैकेट्स, बैग्स और दस्ताने तो उसके पास इत्तेफाक से इतने हो चुके थे उन्हें काट कर सी कर एक स्वेटर बुन सकता था। दरअसल उसे दस्तानों की लिबास के साथ मैचिंग का खपत हो गया था और पाकिस्तान से जो वो गर्म कपड़े लाई थी उनके साथ दस्तानों की मैचिंग करते करते वो इतने हो गए कि बस ही हो गए बहुत। अमरा आलियान की शर्ट्स को उंगलियों पर गिन सकती थी और वो गिन रही थी तो उसने वो हल्के ब्राउन रंग की जोजो के तजरीदी आर्ट से सजी शर्ट पहनी होगी ब्लैक जीन्स पर। फिर उसने फूंक मारी होगी और केक काटा होगा और कार्ल के मुंह में डाला होगा। शायद केक कार्ल ने ही काट लिया हो और मोमबत्तियों की जगह कोई रॉकेट फिट कर दिया हो केक पर और केक को आलियान के मुंह पर डालने के बजाय मुंह पर थोप दिया हो। साथ साथ उन गुब्बारों को फोड़ा गया हो जिनमें कार्ल ने पटाखे भरे होंगे जो जमीन पर गिरते ही खुद ब खुद फूटने लगते हैं। कान फाड़ देने वाली आवाजों के साथ पटाखों के गिरते ही सब चीखें मारते, खासकर लड़कियां इधर उधर भागी फिरती होंगी और फिर तेज म्यूजिक लगाया गया होगा और सब साथ एक आवाज में गाते होंगे, इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे। आलियान के गिर्द उन्होंने गोल दायरा बना लिया होगा, एक दूसरे की कमर में हाथ डाले वो शाने दाएं बाएं डगमगाते घूमते जाते होंगे। इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे सो आई एम डांसिंग। अमरहा गुमसुम हालत से चौंकी। इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे सो आई एम प्रेइंग। अमरहा ने आंखें बंद करके उसके लिए दुआ की। अगली सुबह वो यूनी नहीं जा सकी, देर से सोकर उठी। उसे बुखार हो रहा था। पहले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को बताया कि हादसाती तौर पर वो अपना बाजू एक लोहे की सुलाख से जख्मी कर बैठी। उसके जख्म में सूजन थी बहुत और उसके लिए बाजू को हरकत देना मुश्किल था। उसे हर हाल में यूनी जाना था, लेकिन उसका बुखार बढ़ रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो आधे रास्ते से ही घर वापस आ गई। तेजदार चाकू उसके खाल में घुसा था। जख्म ताजा था तो इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो घर आकर सो गई। उसे इतना तेज बुखार हो गया कि वो मदहोशी में बड़बड़ाने लगी। साधना रात उसके कमरे में ही सोई और जब अगली सुबह वो उसे सूप पिला रही थी तो वो तजब्जुब से अमराह को देखने लगी।
अगर ये सूप तुमने पीना है तो पी लो, लेकिन मुझे ऐसे ना देखो। अमरहा ने मजाक किया। तुम्हारे और आलियान के दरमियान कुछ हुआ है? कुछ क्या? कुछ भी नहीं। दाएं बाजू की तकलीफ पूरे जिस्म में दौड़ गई। वीरा आलियान की बर्थडे पार्टी में गई, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें तो मालूम है कि ये लोग कैसी कैसी शरारतें करते हैं पार्टी में। दादा ने मना कर दिया था। तुम्हारे और उसके दरमियान कोई नाराजगी है? पहले तुम उसकी काफी बातें कर लिया करती थी मेरे साथ। नहीं, वो मसरूफ होता है बहुत। उसके और दोस्त भी तो हैं। मैं उसके लिए इतनी अहम नहीं हूँ। क्या तुम्हें यही दुख है कि तुम उसके लिए इतनी अहम नहीं? दुख? नहीं, दुख क्यों होगा मुझे? तो फिर अमरहा तुम रात भर उसका नाम लेकर रोती क्यों रही हो? अमरहा खामोश साधना को देखती रही। लफ्जों को उसके हलक से निकलने में दिक्कत दरपेश थी। मैं रोती रही हूँ, इतनी ऊंची आवाज में कि मुझे कमरे से बाहर जाकर देखना पड़ा कि आवाज घर में कहाँ तक जा रही है। बुखार मेरे सर को चढ़ गया होगा। बुखार? तुम इस तरह रो रही थी कि मैं भी रोने लगी। मेरा दिल फटने लगा और मैंने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें सुकून दे। मैं दादा को याद कर रही होंगी। पता नहीं डॉक्टर ने कल कैसी दवा दी थी। साधना ने खामोश रहना मुनासिब समझा और खिड़की के पर्दे उठा दिए। बाहर रोशन दिन निकला था, धूप चमक रही थी। ऊपरी मन से रूठ जाने वाली सहेली सी दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर दुल्हन बनी। नन्ही सी बच्ची की ऐवी ऐवी शर्माहट सी और किसी जान से प्यारे की पक्की कट्टी सी भी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।